अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और अब बांग्लादेश, हमारे एक के बाद एक जो पड़ोसी देश हैं वहां पर तख्ता पलट की घटनाएं सामने आ रही हैं, राजनीतिक अस्थिरता की घटनाएं सामने आ रही हैं। और जब आपके पड़ोसी स्टेबल नहीं होंगे तो दुश्मन देश उसका फायदा उठाते हैं, इसलिए हमारे लिए भी टेंशन की बात है। ये तख्ता पलट, ये स्ट्राइक्स जो हो रही हैं, ये पब्लिक मूवमेंट जो हो रहे हैं, क्या ये आम लोग कर रहे हैं या कहीं से एक्सटर्नल पावर्स जो हैं इनके पीछे काम कर रही हैं? ये तो इन मूवमेंट के लीडर्स ही बता सकते हैं। लेकिन क्या हुआ अचानक ऐसा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के अपने देश से निकलना पड़ा। एक ऐसा देश जो धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ रहा था, चाहे इकोनॉमी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। एक समय पर बांग्लादेश के बारे में लोग कह रहे थे कि सही रास्ते पर है, लेकिन अब वहां पर सब कुछ अस्थिर हो चुका है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां पर बात करेंगे बांग्लादेश में क्या चल रहा है और कैसे बांग्लादेश का ये हाल हुआ। वहां का प्रधानमंत्री भवन हो, वहां के सरकारी भवन हो, वहां के रोड्स हो, ऐसा लग रहा है कि सारी जनता सड़कों पर उतर चुकी है। इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जुलाई 2022 में लोग वहां पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे और राष्ट्रपति भवन में चले गए थे। एग्जैक्टली ठीक वैसा ही अब श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में देखने को मिला है। इसी साल जनवरी में चुनाव में शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, वो 300 जो संसदीय सीट थी उनमें से 224 जीत करके आई और शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। वो 2009 से प्रधानमंत्री थी, इससे पहले 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री थी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड वो बना चुकी हैं। और शेख हसीना की पार्टी जब अवामी लीग एक तरफा लड़ाई लड़ करके जीत करके सत्ता में आई तो 8 महीने के अंदर ही, 8 महीने पूरे भी नहीं, उससे पहले ही पूरा देश उनके खिलाफ कैसे हो गया। जिन बंग बंधु की बेटी को बांग्लादेश में विकास का प्रतीक कहा जाता है, वो सबकी आंखों का कांटा कैसे बन गई। इसकी कहानी होती है शुरू 2 महीने पहले 5 जून को, जब ढाका हाईकोर्ट ने फैसला दिया। बांग्लादेश की कहानी अगर हम समझें तो 1971 में आज़ाद हुआ था। वहां पर 80% रिजर्वेशन कोटा जो सिस्टम है वो लागू हुआ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण था और जो जनरल है उनके लिए 20% सीट्स रखी गई थी। कुछ विरोध हुआ तो 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% किया गया। सामान्य छात्रों को थोड़ा फायदा मिला, जनरल की सीट 40% हो गई। 1985 में आरक्षण और घटाया गया, पिछड़े जिलों का 10% और घटाया गया, अल्पसंख्यक के लिए 5% जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों का जो रिजर्वेशन था 45% हो गया। शुरुआत में क्या हो रहा था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे बांग्लादेश के, उनके जो बेटे बेटी थे उनको ही रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन समय के साथ में उनकी जो सीट्स थी वो खाली रहने लगी और ये जो बची हुई सीट्स थी इनका फायदा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलने लगा। लेकिन 2009 में क्या हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोते पोती थे उनको भी रिजर्वेशन मिलने लगा और इस बात से जो सामान्य छात्र थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, उनकी नाराजगी और बढ़ गई। 2012 में क्या हुआ, दिव्यांगों के लिए 1% का रिजर्वेशन और ऐड किया गया। इससे कोटा जो था वो 56% का हो गया, जनरल के लिए सिर्फ 44% सीट्स ही बची। और 2018 में 4 महीने तक फिर से स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन इस साल 5 जून को हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप फिर से रिजर्वेशन दीजिए। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे देते थे ठीक उसी तरीके से लागू कीजिए। अदालत का फैसला आया उससे पहले ही स्टूडेंट्स ने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया और आंदोलन के दौरान बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया। इसके बाद आंदोलन ने और स्पीड पकड़ ली और इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 7 अगस्त को फैसला सुनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इतने दिन इंतजार नहीं करना चाह रहे थे, फैसला जल्दी चाह रहे थे। 16 जुलाई से उनके आंदोलन ने और स्पीड पकड़ ली। सरकार ने रिक्वेस्ट की, 21 जुलाई को चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने फैसला सुनाया कि 93% योग्यता, 5% स्वतंत्रता संग्राम योद्धा कोटा, 1% आदिवासी समूह और 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी कि आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स की जीत हुई। इसके बाद में भी हालांकि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, चलता रहा। सरकार ने इसको सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इसने और स्पीड पकड़ ली। इसके बाद बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन देने के जो ढाका हाई कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया। 56 से घटाकर उसको 7% कर दिया। और जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% जो जॉब्स हैं वो मेरिट के बेसिस पर मिलेगी। उनके फैसले के बाद भी इन्होंने, छात्रों ने अपना गुस्सा कम नहीं किया, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि शेख हसीना अपना पद छोड़ दें। कहानी यहां पर खत्म हो सकती थी बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी उससे साफ हो गया है कि इनके पीछे सिर्फ छात्र नहीं है। जिस तरीके की हिंसक तस्वीरें बताती हैं कि इसका नेतृत्व जो है आंदोलन का वो दूसरों के हाथों में चला गया। अवामी लीग और उनकी सरकार का कहना है कि आंदोलन जमात ने किया, इतने बड़े स्तर पर हिंसा, पुलिस और सेना को गोली चलाने पर मजबूर किया। चुन चुनकर अवामी लीग के लीडर्स, स्टूडेंट लीग के लीडर्स, इन सब पर जो है हमला होने लगा। बॉर्डर गार्ड जो है BGB, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, इन सब पर जो है हमला होने लगा। पत्रकारों पर हमला होने लगा और जब ये विरोध प्रदर्शन, मौतों की संख्या बढ़ गई
तब जो है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैसला जो कि छात्रों के हित में आया, उसके बावजूद ये आंदोलन जो है रुका नहीं, ये हिंसक होता चला गया। ये स्पष्ट करता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही इस आंदोलन के साथ नहीं थे, कोई और था, कोई एक्सटर्नल पावर थी जो कि इनको लगातार लीड कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी, जिनका सिर्फ एक मकसद था कि शेख हसीना जो कि मेजॉरिटी में चुन करके आई थी, इसी साल जब चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करके आई थी, उन्हें 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर जो अपने पद से हटाया जाए। और जिस तरीके की हिंसक वहां पर ये घटनाएं घटी हैं, इसके चलते पहले तो शेख हसीना ने पीछे हटने से इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने संडे शाम 6 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद में स्थिति और बिगड़ती चली गई। जो आंदोलन था और हिंसक होता चला गया। देश भर में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि शांति और स्थिरता वापस आए, लगातार उनका प्रयास चल रहा था, लेकिन इस सब के बीच में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला किया। और कहा तो ये जा रहा है कि उनके जो वहाँ के मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने उनको 45 मिनट का समय दिया था कि आप बांग्लादेश छोड़ करके चले जाइए। बांग्लादेश से वो भारत के लिए रवाना हुई, अगरतला में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो रुका, उसके बाद में वो इंडिया आ गई। और अभी जबकि वो शरण चाहती हैं ब्रिटेन में, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में, ब्रिटेन ने फिलहाल उन्हें शरण देने से मना किया है। इस सब के बीच में वो भारत में रुकी हुई हैं, जब तक कि वो अगला कदम अपना नहीं ले लेती, कहाँ जाना है, आगे का रास्ता क्या होगा डिसाइड नहीं कर लेती, तब तक वो भारत में है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। शेख हसीना इस वक्त सदमे में, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। जब वो बातचीत करेंगी तभी पता चल पाएगा कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके पीछे सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन इतना हिंसक होता चला गया। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरीके से भीड़ उग्र हुई है, वो ये बताता है कि किस तरीके से मामला जो था वो स्टूडेंट्स के हाथ से भी निकल करके किसी और के हाथ में चला गया, जो कि उनको लीड कर रहा था, और उनके जरिए ही बांग्लादेश यहाँ तक पहुँच गया है। स्टूडेंट लीडर की बात, अगर लीडर्स की भी बात करें तो उनके आंदोलन को भी सरकार ने कुचलने की कोशिश की थी पहले भी। इससे भी जो स्टूडेंट्स थे उनमें गुस्सा था, उनके गुस्से का किसी ने पॉलिटिकली जो है फायदा उठाया है और बांग्लादेश को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। जो 2 महीने से वहां पर आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन चल रहा था, उसके बाद फाइनली जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस सब के बीच में कहा यह भी गया कि 31 जुलाई को जब उन्होंने भारत के राजदूत प्रणय वर्मा से मुलाकात की थी, तो इस वक्त उन्होंने बताया था कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने बताया था कि विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला करके उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। इसके बाद में कहा जाता है कि दिल्ली में बात हुई, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया गया पहले, और उसके बाद सेना को स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और सेना के जो चीफ हैं, जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए, उन्होंने कहा कि आप निकल जाइए, अब आपके लिए बस यही जो है फायदेमंद रहेगा। इस सब के बीच में दिल्ली से क्योंकि अच्छे संबंध थे, इसलिए शेख हसीना जो है भारत चली आई हैं। अब देखना होगा कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा। फिलहाल वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाने का ऐलान किया गया है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास।